नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक वक्त था जब जापान सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर राजा हुआ करता था। एनईसी, तोशिबा और फुजित्सु जैसी जापानीज कंपनीज पूरे वर्ल्ड की आधी सेमीकंडक्टर मार्केट को कंट्रोल करते थे। अमेरिका जो हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहता था, जापान से पीछे छूट गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो जापान सेमीकंडक्टर रेस में नंबर 1 था, वो धीरे धीरे पीछे होता चला गया? क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हुआ, या फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का जापान हिस्सा बना, जिसने जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का काम किया? 1980 में जापान अमेरिका को हराकर सेमीकंडक्टर किंग बन गया था। फिर 1990 में उसका खुद का ही गेम खत्म होना शुरू हो गया। तो क्या अमेरिका ने जानबूझकर जापान की टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को गिरा दिया, या फिर खुद जापान ने ऐसी गलतियां की जो उसको ले डूबी? आज हम जानेंगे जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की असली कहानी, एक शानदार उड़ान से लेकर एक पेनफुल गिरावट तक। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, शुरू से दोबारा इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जापान एक टाइम पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डोमिनेट करता था। 1980s में जापान दुनिया के 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाला देश था। मतलब कि यूएसए को भी जापान ने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही दशकों के बाद सब लोग भूल गए कि जापान कभी दुनिया का लीडर था एक ऐसी इंडस्ट्री में जो दुनिया भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। जापान जो एक समय पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर था, कैसे एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस से एक भूला बिसरा लीडर बन गया? चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों, 1980 में जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जो डोमिनेंस थी, वो एक दिन में नहीं आई थी। ये सारी डोमिनेंस जो थी, वो सरकारी इंटरवेंशन, बड़े कॉर्पोरेट प्लान्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया था। ये सफर जापान ने शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद। उस वक्त जापान को अपनी इकोनॉमी दोबारा बिल्ड करनी थी, और अमेरिका के मार्शल प्लान के अंडर मिलने वाली मदद से उन्होंने जल्दी से अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करना शुरू कर दिया था। उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसको शॉर्ट में मीटी बोला जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया। 1950s में मीटी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर बनाया, और जैसे जैसे वक्त बीता, मीटी ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझा और जापान के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए उसको क्रूशियल भी माना। लेकिन उस दौरान जापान को अभी भी काफी प्रोग्रेस करनी थी। जो भी टेक्नोलॉजी उस समय जापान के पास थी, वो मेनली वेस्टर्न कंपनीज, खासकर अमेरिकन फर्म से लाइसेंस पर ली गई थी। यानी कि उस समय 1950 के दशक में जापान के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जापान की कंपनीज अमेरिका की कंपनियों से टेक्नोलॉजी को लाइसेंस पर लेकर आती थी और उसके ऊपर काम करती थी। मिसाल के तौर पर एनईसी यानी कि निप्पॉन इलेक्ट्रिसिटी या निप्पॉन इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो जापान की कंपनी है, और तोशिबा भी, ये जैसे जैसे जापान के पहले टेक पायनियर्स, ये कंपनियां जो बनती हैं, ये अमेरिकन कंपनी जैसे कि आरसीए और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक से ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लेकर आगे बढ़े थे। इससे जापानीज कंपनीज को ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर करने का मौका मिला, जो फ्यूचर में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का बेस बन गया। एक इंपॉर्टेंट बिजनेस उभर कर आया जो जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन सेट कर गया। 1957 में सोनी ने पहली ऑल ट्रांजिस्टर रेडियो बनाकर हेडलाइंस में अपनी जगह बना ली। यह एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि इसने जापान की ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर एंट्री का सिग्नल दे दिया। जैसे ही 1960 शुरू हुआ, मीटी ने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना और भी ज्यादा स्टार्ट कर दिया। जापान ने सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव और रिसर्च कोलैबोरेशन के जरिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को और ज्यादा सपोर्ट किया। इस डेकेड के बीच तक जापानीज गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे, उसके प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था, जिसका मकसद अपनी खुद की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करना था। एनईसी, तोशिबा और हिताची जैसे बड़े बड़े जापानीज कंपनीज ने इस गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव का हिस्सा बन गए, वो सभी की सभी कंपनीज। और इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोजेक्ट ने इस फॉर्म को ट्रांजिस्टर से सीधा इंटीग्रेटेड सर्किट तक पहुंचाने का मौका दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे। इसी वजह से 1960s के एंड तक जापानीज सेमीकंडक्टर कंपनीज ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने लगी थी। खासकर एनईसी और फुजित्सु ने अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। फिर 1970s आते ही सिर्फ 2 दशकों के अंदर ही जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो करने लगी। इसी टाइम पर जापान की इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। रेडियो, टेलीविजन, कैलकुलेटर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड जो थी, वो तेजी से बढ़ रही थी। इसका फायदा उठा
उठाकर एनईसी, तोशिबा और फुजित्सु जैसी जापानीज फर्म्स ने मास प्रोडक्शन पर ध्यान दिया और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में फोकस करने लगे। इस दौरान जापानीज कंपनीज को एक यूनिक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर किरित्सु का भी फायदा मिला। किरित्सु एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और बैंक एक दूसरे से मिलकर काम करते थे। इसके चलते कंपनीज को कैपिटल और रिसोर्सेज इजीली मिल जाया करते थे, जो सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन जैसी महंगी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। फिर 1978 तक जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिला जब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मीती के लीडरशिप में चलने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद जो था वो एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स डेवलप करना था, यानी जिसको हम रैम बोलते हैं। उससे पहले ड्रैम नाम का एक चिप आया करता था, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप इसको बोला करते थे। और इस वेरी लार्ज जो प्रोजेक्ट था, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो जापान ने लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट को एक गवर्नमेंट लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव मान लिया गया, जिसमें जापान के टॉप टेक फर्म्स जैसे कि एनईसी, तोशिबा, हिताची और फुजित्सु शामिल कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट ने जापानीज कंपनीज को वो टूल्स और रिसोर्सेज दिए जो उन्हें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और चिप्स डिजाइन डेवलप करने में मदद करते थे। गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट्स के थ्रू नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करने का फायदा यह हुआ कि जापानीज कंपनीज ने अपने अमेरिकन राइवल्स के ऊपर एक बड़ी कंपीटिटिव एज हासिल कर ली थी, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जो थी वो ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी। जापान का कोलैबोरेटिव मॉडल ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। 1980s के शुरू होते ही जापान ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को टक्कर देना शुरू कर दिया। जापानीज कंपनीज मास प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो चुकी थी, जिसमें हाई यील्ड्स और लो डिफेक्ट रेट्स पर फोकस किया जाता था। खासकर डी-रैम चिप्स ने ग्लोबल मार्केट में जापानीज कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलवा दी। इसी पीरियड में एनईसी, तोशिबा और हिताची जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स बनकर उभरे। ये कंपनीज अमेरिकन फर्म से भी ज्यादा एफिशिएंटली डी-रैम चिप्स बनाने लगी, जो जापान की सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का रिजल्ट भी था। फिर जापानीज फर्म्स ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें प्रोडक्शन यील्ड्स इंप्रूव करना और कॉस्ट रिड्यूस करने पर फोकस किया गया। 1983 तक जापान ने डी-रैम प्रोडक्शन में यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया, जो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बना जापान के लिए। जापानीज कंपनीज ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का लगभग 50% शेयर अपने कब्जे में कर लिया था और मेमोरी चिप्स के सेगमेंट में उनका कंप्लीट डोमिनेंस भी हो चुका था। फिर 1986 तक जापान अपनी सेमीकंडक्टर डोमिनेंस के पीक पर पहुंच चुका था। उस साल जापान ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 50% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल किया, जिसमें एनईसी, तोशिबा और फुजित्सु सबसे आगे निकले। जापानीज कंपनीज ने डी-रैम मार्केट में अपने अमेरिकन राइवल्स को कंप्लीटली आउट मैन्यूवर कर दिया था, क्योंकि उनके पास कॉस्ट एडवांटेज था जो उनके प्रोडक्शन एफिशिएंसी और सुपीरियर टेक्नोलॉजी से उनको हासिल हुआ था। लेकिन इस सफलता ने यूनाइटेड स्टेट्स की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका को डर था कि कहीं वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एज खो ना दे। ये टेंशन 1986 के यूएस जापान सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट तक बढ़ गई। इस एग्रीमेंट के तहत जापान को अपना डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन सेमीकंडक्टर्स के लिए खोलना पड़ा और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसमें जापान की सेमीकंडक्टर ग्रोथ को धीमा कर दिया। इसका कारण यह था कि जैसे जापान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डोमिनेंट होता गया, अमेरिका ने जापान पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाया। और अमेरिका हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी अमेरिका को लगता है कि कोई कंट्री की टेक्नोलॉजी या कंपनीज उससे आगे निकल रही हैं, तो अमेरिका उनके ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगा देता है। भारत के ऊपर भी अमेरिका ने ऐसे आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि जापानीज कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज और प्रोटेक्शनिज्म का फायदा उठा रही थी, जो उन्हें अनफेयर एडवांटेज दे रहा था। इसी वजह से 1986 का एग्रीमेंट साइन हुआ, जो जापान के सेमीकंडक्टर डाउनफॉल का एक प्राइमरी कैटलिस्ट बन गया। इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिकन कंपनीज को जापानीज मार्केट में एंट्री मिल गई, जिसने जापान की डोमेस्टिक फर्म्स की डोमिनेंस को कमजोर कर दिया। इसके अलावा यह एग्रीमेंट जापानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स के एक्सपोर्ट स्केल को लिमिट करने लगा, जिस वजह से उनकी ग्रोथ हैम्पर होने लगी और उनका कंपिटिटिव एज भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसके बाद से ही जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री धीरे धीरे स्लो होने लगी और 1990s का दौर जापान के डिक्लाइन की शुरुआत बना। हालांकि जापानीज फर्म्स डी-रैम प्रोडक्शन में अब भी कंपिटिटिव थी, लेकिन इमर्जिंग माइक्रो प्रोसेसर मार्केट का फायदा वो नहीं उठा पाई। यह मार्केट इंटेल जैसी अमेरिकन जायंट्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। ऊपर से 1990s में साउथ कोरिया और ताइवान भी नए सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनकर उभरे। साउथ कोरियन कंपनी खासकर सैमसंग ने 1990 में डी-रैम मार्केट में एग्रेसिव एंट्री मारी। उन्होंने एडवांस यील्ड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स और गवर्नमेंट सपोर्ट का पूरा फायदा उठाया। सैमसंग ने सेमीकंडक्टर लोअर कॉस्ट और हायर एफिशिएंसी पर मैन्युफैक्चर करने की टेक्निक डेवलप कर ली, जिस वजह से जापान का मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। इसी तरह ताइवान की टीएसएमसी, जिसका ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्लीट नाम है, उसने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फैबलेस मॉडल के साथ एक रेवोल्यूशन वो कंपनी लेकर आती है। अपने चिप्स बनाने की बजाय
टीएसएमसी ने दूसरी कंपनीज के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने पर फोकस किया। इस स्ट्रेटेजी ने उसे रैपिडली स्केल होने और फाउंड्री बिजनेस में लीडर बनने का मौका दिया। इसके कंट्रास्ट में जापानीज कंपनीज अपने पुराने वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल से ही चिपकी रही, जो उन्हें कम फ्लेक्सिबल और ग्लोबल मार्केट में कम कॉम्पिटिटिव बनाता गया। लेकिन सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट को जापान के डिक्लाइन का जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। एक और बड़ा रीजन यह था कि जापान इमर्जिंग सेमीकंडक्टर मार्केट के साथ एडेप्ट नहीं कर पाया। 1980 में जापान मेमोरी चिप्स खासकर डीरैम में बेहतरीन था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के बढ़ते महत्व को समझने में जापान जो था वो फेल हो गया। माइक्रो प्रोसेसर पर्सनल कंप्यूटिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल हो रहे थे, और इंटेल जैसी अमेरिकन कंपनीज ने जल्दी से इस मार्केट पर कंट्रोल बना लिया। लेकिन जापानीज कंपनीज मेमोरी चिप्स पर हेवीली इन्वेस्टेड रही और माइक्रो प्रोसेसर या दूसरे एडवांस सेमीकंडक्टर में डाइवर्सिफाई वो नहीं कर पाई। इस वजह से उनका पूरा फोकस एक ही सेगमेंट पर रहा, जो तब उनके लिए खतरनाक साबित हुआ जब डी रैम की डिमांड गिरने लगी और अमेरिकन कंपनीज माइक्रो प्रोसेसर मार्केट डोमिनेट करने लगी। इसके अलावा जापानीज कंपनीज फैबलेस मॉडल को अपनाने में स्लो रही, जबकि यह मॉडल ग्लोबली मोमेंटम गेन कर रहा था। फैबलेस मॉडल होता क्या है? फैबलेस मॉडल में कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन और इनोवेशन पर फोकस करती हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का काम स्पेशलाइज्ड फाउंड्रीज को दे दिया जाता है। अमेरिका की जैसे कंपनी है क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम जैसे ब्रांड्स इस मॉडल के साथ ग्रो कर गए, लेकिन जापानीज फर्म्स जो हमेशा वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पर चली थी, इस नए सिस्टम को अपनाने में वो हेजिस्टेंट ही रही। इस वजह से जापान इनोवेशन और मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस में पीछे छूट गया। फिर जैसे कि सबको पता है 1990 में जापान को एक बड़े इकोनॉमिक स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, जो उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के डाउनफॉल का एक और बड़ा रीजन बन गया। 1980 के एंड तक जापान एक मैसिव एसेट बबल से गुजर रहा था, जो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की वजह से बना था। जब यह बबल अर्ली 1990 में बस्ट हुआ, तब जापान लोस्ट डेकेड नाम के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फेज में चला गया। इस पीरियड में जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर हो गया, स्लो हो गया, कॉर्पोरेट डेट बढ़ गए और कई बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा असर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ा। एनईसी, तोशिबा और हिताची जैसी कंपनीज को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कट करने पड़े, जबकि उनकी ग्लोबल कंपटीटर उन नए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्ट उस समय कर रहे थे। कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से जापानीज कंपनीज नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पेस नहीं बना पाई। जैसे छोटी और ज्यादा एफिशिएंट चिप्स का डेवलपमेंट जापान नहीं कर पाया। 21वीं शताब्दी आते आते 21st सेंचुरी आते आते जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्ट्रगल करती रही। हां, जापानीज फर्म्स कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में आज भी स्ट्रांग हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और मटेरियल्स, लेकिन वो चिप प्रोडक्शन में वही डोमिनेंस मेंटेन नहीं कर पाई जो पहले थी। जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उठाव और गिरावट हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।